अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 30 रुपए से लेके 100 रुपए तक की कीमत वाले कौन से ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जो मेरे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के मुताबिक बेहतरीन स्टॉक्स हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 30 रुपए या उससे कम वाले बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था और उनको डिटेल में एनालाइज किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसलिए अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में आप फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। एक और बात याद रखिए कि इस वीडियो के अंदर जो 10 स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें जो सीक्वेंस आपको नज़र आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रायोरिटी सीक्वेंस पे हैं, बल्कि मैंने उन 10 स्टॉक्स को रैंडमली इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। जो पहला शेयर मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में वो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल, और ये जो शेयर है ये केमिकल सेक्टर में से है और इसका जो सिंबल है वो ईपीसीएल है। ये एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर है और एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो भी शेयर्स हैं वो हमेशा से ही मेरे पसंदीदा शेयर्स की लिस्ट में रहे हैं, ड्यू टू द ऑब्वियस रीजंस कि उनकी जो ग्रोथ है और उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही अच्छी रही है। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स ईपीसीएल के कैपिटल की अगर बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 78.1 बिलियन है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो इस तरह के शेयर्स होते हैं जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 30 बिलियंस है, तो इट मीन्स के दे आर फंडामेंटली एंड इकोनॉमिकली वायबल एंड स्ट्रॉन्ग शेयर्स। इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई है उस वक्त 85.97 है, और ये भी याद रखिए कि पिछले कुछ अरसे से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है और इस दौरान इसने अच्छे खासे डिविडेंड भी अनाउंस किए हैं। और इसका जो लास्ट ईयर का डिविडेंड यील्ड है वो 31.54 है, जो कि एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड कंसीडर की जाती है। डिविडेंड यील्ड के बारे में एक और चीज़ आपने इंपॉर्टेंट है जिसको देखना है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी आपको नजर आएंगी जिनका डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे डेटा पोर्टल के ऊपर या किसी भी साइट पे तो वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने उसकी कंटिन्यूटी को भी देखना है। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ना हो कि आप कोई ऐसा शेयर सेलेक्ट कर लें जिसने पिछले एक साल में तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया हो, लेकिन इन जनरल जो उनकी पास्ट हिस्ट्री है उसमें उनके जो डिविडेंड्स हैं वो तवातर के साथ नहीं आ रहे। लेकिन ईपीसीएल एक ऐसा शेयर है जो रेगुलरली डिविडेंड दे रहा है और इसके अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी देखें तो इसने बहुत अच्छा डिविडेंड पे किया है। उसके बाद जो स्टॉक की प्राइस है उसको कंपेयर करने के लिए कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या फेयर प्राइस पे है, कुछ रेशोज होती हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँ। अगर इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो या प्राइस मल्टीपल की बात की जाए तो वो 5.27 बनता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये प्राइस शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगे, लेकिन इन जनरल अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो पीई रेशो का 5.27 होना इसका मतलब ये होता है कि इसकी प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, अभी भी आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, लेकिन कीपिंग इन माइंड के इस जो एंग्रो पॉलीमर है इसने पिछले कुछ अरसे में अच्छी खासी गेन की है और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो ये पीई मल्टीपल भी आपका एक अच्छी रेंज के अंदर ही शो हो रहा है। इसके बाद इसकी जो बुक वैल्यू की बेस पे प्राइस टू बुक रेशो की बात की जाए तो वो 2.61 बनती है। तो प्राइस टू बुक रेशो अगर किसी शेयर की 3 से कम है तो आई वुड कंसीडर इट एज अ गुड स्टॉक फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, क्योंकि बुक वैल्यू अक्सर जो स्टॉक्स होते हैं उनकी और उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उस या मार्केट प्राइस होती है उसमें अच्छा खासा फ़र्क होता है। इसके बाद इसके जो 52 वीक्स की रेंज की बात की जाए तो 52 वीक्स में ये जो शेयर है उसने 46.50 से लेके 86.88 के दरमियान ट्रेड किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो इसकी जो करंट प्राइस है ये 52 वीक्स के हाई के ऑलमोस्ट करीब है, और चूंकि ये इस वक्त अप ट्रेंड के अंदर है इस लिहाज से वी कैन एक्सपेक्ट के जो इसके रिजल्ट्स हैं और जिस तरह के ये डिविडेंड अनाउंस कर रहा है तो पोटेंशियली इट कैन रीच टू 100 एंड 100 प्लस एज वेल। उसके बाद सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए इसकी ईयर ऑन ईयर की तो 2020 से 2021 के दौरान इसकी जो सेल्स हैं वो 98.18% ग्रो हुई हैं। तो इसकी जो शेयर प्राइस के अंदर इतना इजाफा और इतना अच्छा डिविडेंड है उसको ये जो सेल्स ग्रोथ हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर रही हैं, क्योंकि एक कंपनी जिसकी जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% ग्रो हो रही हैं किसी साल में, तो डेफिनेटली जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे होंगे और उन रिजल्ट्स की बेसिस पे डिविडेंड वगैरह भी वो अच्छा पे करती हैं। उसके बाद इसकी करंट रेशो की बात की जाए जो कि कैलकुलेट की जाती है करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज़ के साथ डिवाइड करके, तो वो 1.36 बन रही है।
और ये भी एक अच्छा शगुन है, क्योंकि करंट रेशो अगर 1 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास अगले 1 साल के अंदर जो इसके जो कैश पड़ी है या इसके जो रिसीवेबल्स हैं या कोई भी ऐसे एसेट्स हैं जो कि वो 1 साल के अंदर कैश के अंदर लिक्विडेट किए जा सकते हैं, उनको अगर इसके जो अगले 1 साल के जो अकाउंट पेबल्स हैं या इसके जो 1 साल के अंदर जो इसने लोन्स पे कर रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो इसके एसेट्स ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ये 1 से ऊपर है। तो एक 1.36 का मतलब है कि इस कंपनी को इन नियर फ्यूचर यानी 1 साल के अंदर अपने जो भी इसके इमीडिएट लोन्स हैं या इमीडिएट जो भी इसके पेबल्स हैं वो पे करने में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसकी डेट टू इक्विटी रेशो की बात की जाए, जो हमें ये बताती है कि इसका जो टोटल डेट है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं इसकी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है तो वो भी वैल्यू 1.59 बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ऐसे होता है कि डेट टू इक्विटी रेशो अगर 3 से कम है, 2 या 3, 2, इवन 2 एंड 3 के बीच में भी हो या फिर इससे कम हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसके डेट्स हैं उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं इसकी इक्विटी से तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि इस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉन्च की ज़रूरत है। अभी जो 1 से ऊपर होने का मतलब ये है कि स्टिल दिस कंपनी नीड्स डेट्स, और इसको सिर्फ इक्विटी के जो वैल्यू है जो शेयर होल्डर इक्विटी है सिर्फ वही सफिशेंट नहीं है। लेकिन ये एक नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि जो भी इस तरह की बड़ी कंपनीज होती है वो डेट्स लेती हैं और उन डेट्स को और उसकी जो कैश होती है वो कैश फ्लो में यूटिलाइज होता है और उसकी बेस पे फिर ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लेट सपोज के 3 से ऊपर हो, तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने ये लिवरेज लिया हुआ है और ये डेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन ऑल दीज इंडिकेटर्स एंड ऑल दीज रेशोज शो कि एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स, जो कि केमिकल सेक्टर में से एंग्रो ग्रुप की कंपनी है, वो एक बहुत अच्छी कंपनी है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हौसला अफजा हैं। जो दूसरी कंपनी मैं डिस्कस करूंगा इस लिस्ट में वो है इंटरलूप ILP, और ये टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में से है। और ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट्स बाकी सेक्टर से ज़्यादा होती हैं। इस वजह से जो रुपीस की डेप्रिसिएशन है या डॉलर की कीमत बढ़ती है उसका भी इन कंपनियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा होता है। और इसके अगर मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो वो 65.1 बिलियन है। अगेन दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। और इसकी जो करंट प्राइस एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो वो है 72.51। और इसकी अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वो 6.19 है, जो कि एंग्रो पॉलीमर के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन स्टिल एनीथिंग अबव 5 इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड, और वो भी ऐसे मौक़ों पर कि जबकि मुल्क के अंदर या इंटरनेशनली डिफरेंट मार्केट्स क्रैश कर रही हों या मार्केट्स की पोजीशन अच्छी ना हो या पिछले कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा कंपनीज लॉस में गई हों, उस दौरान भी अगर कोई कंपनीज अच्छा डिविडेंड दे रही हैं तो इट मीन्स कि उन कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं या जो उनकी ग्रोथ है वो अच्छे और बेहतर तरीके से आगे जा रही है। इसके बाद अगर इसकी प्राइस वैल्यूएशन के लिए हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो वो 7.82 बनती है। ये वो रेशो है जिसकी बेस पे ऐसे लग रहा है कि इसकी जो करंट प्राइस है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड नज़र आ रही है। लेकिन अगेन इसको हम बाकी रेशियोज के साथ भी देखेंगे तभी हम इसको बेहतर तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा कि कोई भी इस तरह की रेशियोज होती हैं तो उनको आप हमेशा उस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं उनके साथ ही बेहतर तौर पे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनकी डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप स्टील सेक्टर के एक शेयर और एक टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर की PE रेशियो को कंपेयर करके कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो तो दैट्स नॉट अ राइट कंक्लूजन। इसी तरह प्राइस टू बुक रेशो की अगर बात की जाए तो ये 2.67 है। तो यहाँ से जो कि ये चूंकि लेस देन 3 है तो इन माय ओपिनियन इसकी जो ये प्राइस टू बुक रेशो है इसकी बेस पे इसको आप फेयर वैल्यू स्टॉक कह सकते हैं। इसके बाद 52 वीक्स की रेंज की बात की जाए तो 60 से 84.45 बनता है, और उस लिहाज से 72.51 की जो अभी करंट प्राइस है ये ऑलमोस्ट इन बिटवीन है। तो इट मीन्स कि अभी भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर इन जनरल हिस्टोरिकल बात भी की जाए तो आपको ये एज ऑफ नाउ डिस्काउंट पे ही ये शेयर आपको मिल रहा है। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ जो आपको नजर आएगी वो इसकी सेल्स ग्रोथ हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर 2020 से 2021 में देखा जाए तो 51.40% इसकी जो सेल्स हैं वो ग्रो हुई हैं। तो किसी भी कंपनी की सेल्स का इतना ज़्यादा ग्रो होना इस सिचुएशन में कि जब इंटरनेशनली और लोकल सतह पर भी मार्केट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स नेगेटिव फैक्टर्स गालिब हों, तो उसमें भी अगर इसने इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाई है
तो दैट मीन्स के इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। इसके बाद करंट रेशो की अगर बात की जाए, जो कि एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेशो इंपॉर्टेंट रेशो है, तो वो 1.18 बनती है। इसका भी मतलब ये हुआ कि इसके जो टोटल नेट करंट एसेट्स हैं उनको अगर करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड भी कर रहे हैं तो एसेट्स ज़्यादा है। इसका मतलब है कि लेट सपोज अगर ये कंपनी लिक्विडेट भी होती है तो ये अपने जो करंट एक साल के जो इसके डेट्स हैं उनको वो इजीली जो एक साल के इसके रिसीवेबल्स हैं या कैश उससे पूरा कर सकती है। यानी कि इस कंपनी को जो अगले एक साल में अपने जो पेएबल्स वगैरह हैं या जो इसके इमीडिएट डेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो की अगर बात करें तो वो 2.38 बनती है। तो ये भी अच्छी वैल्यू है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट अगर कोई भी शेयर है उसकी डेट टू इक्विटी रेशो 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको $2 या दो 1 out of 3 उसके जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी है उससे उसकी फाइनेंसिंग हो रही है और 2 टाइम्स जो है उसकी डेट से हो रही है। बट 2.38 is also something which is acceptable for us for a textile sector share, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू अगर लेस देन 3 है तो इन जनरल इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है कि इसको अगर ये डेट लेके भी अपनी फाइनेंसिंग कर रही है तो इट मीन्स के जो बाकी फैक्टर्स हैं इसकी जो ग्रोथ है और जो बाकी रेशोज हैं उसकी बेस पे दिस इज समथिंग एक्सेप्टेबल। उसके बाद अगली जो कंपनी है जिसकी हम बात करेंगे वो स्टील सेक्टर में से है, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड ISL। इस कंपनी का जो कैपिटल है वो 28.3 बिलियन है और इसकी जो प्राइस करंट है वो 65.07 है। स्टील सेक्टर पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहा है फॉर डिफरेंट रीजंस। स्टील स्क्रैप की प्राइसेस और चूँकि ये इम्पोर्ट हो रही होती हैं और डॉलर की जो प्राइस है उसकी वजह से भी, और बाकी कुछ जो मुल्की लेवल पे जो वाक़यात हैं या जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है या इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से जब भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कम हो रही होती है तो स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये भी वो सेक्टर है और ये वो शेयर है जो कि इस वजह से इम्पैक्ट हुआ है। यही वजह है कि जो इसकी करंट प्राइस है 65, अगर वो 52 वीक्स के भी देखें तो 103 इसकी जो हाईएस्ट थी उससे काफ़ी कम है। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि इस दौरान भी इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो अच्छा खासा है 13.61। इट मीन्स के जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो इवन के अगर इसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा नज़र ना भी आ रही हो इमीडिएटली इस करंट सिचुएशन के अंदर, तो डिविडेंड की मद में भी उनको अच्छा खासा इसमें से प्रॉफिट मिल रहा है। और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू बुक रेशो की अगर बात की जाए तो दोनों रेशो से ये पता चलता है कि ये जो शेयर है इस वक्त ये अंडर वैल्यूड है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सूनर और लेटर स्टील सेक्टर ने चलना है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है या कंस्ट्रक्शन वगैरह और दीगर जो भी इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो ज़्यादा आगे फ्यूचर में एक्सपेक्ट की ही जा सकती है। और जब भी वो होती है उसके अंदर स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर वगैरह ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो डेफिनेटली चलते हैं। इसके बाद इसके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 2020 से 2021 तक तो 45% सेल्स इसकी ग्रो हुई हैं। तो ये एक हौसला अफजा बात है कि इवन इस सिचुएशन के अंदर भी ओवरऑल सेल्स हैं वो बढ़ी हैं। अब अगर सेल्स इतनी बड़ी हैं तो फिर क्या वजह है कि इसके बावजूद इसकी जो अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह ये हो सकती है कि सेल्स बढ़ने के ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने उतना ही प्रॉफिट भी गेन किया है। इसकी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह या नेट प्रॉफिट या इस तरह की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे नहीं डाले, लेकिन उसको आप फर्दर देख सकते हैं। तो पोटेंशियली इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो स्टील की इसको जो रॉ मटेरियल है वो शायद महंगा मिला होगा, और अगर रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो तो फिर ग्रोथ आपकी सेल्स की ज़्यादा भी हो तो उसकी उस हिसाब से जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद जो करंट रेशो या डेट टू इक्विटी रेशो की बात की जाए तो करंट रेशो 1.2 है विच इज़ गुड। इसका मतलब एसेट्स जो इसके करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हैं, और जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 1.87 है। तो ये भी जो मेरी अपनी एनालिसिस या मेरे जो अपने फिल्टर क्राइटेरिया होता है उसके लिहाज से इसका जो डेट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। जो अगला शेयर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी एंग्रो ग्रुप का है, वो है एंग्रो फर्टिलाइजर। वो फर्टिलाइजर सेक्टर में से है और इसका जो सिंबल है वो ईफर्ट है। इसका जो कैपिटल है वो पिछले जितने भी हमने शेयर डिस्कस किया उनसे ज़्यादा है 128.5 बिलियन विच इज़ ह्यूज। और इसकी जो करंट प्राइस है वो 96.26 है। ये जो इसकी प्राइस है पिछले कुछ अरसे में इसने जो अच्छे खासे डिविडेंड्स अनाउंस किए उसकी वजह से ये ऊपर गई है, वरना बहुत अरसे तक इसकी जो प्राइस है वो 80 के आसपास फ्लक्चुएट करती रही।
और इसकी जो डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एंग्रो ग्रुप की कंपनीज बहुत अच्छे डिविडेंड देती हैं, जैसे ईपीसीएल हमने देखा अभी, इसकी भी बात करें तो 21.68 इसका डिविडेंड यील्ड है, विच इज़ ह्यूज। इसका मतलब है कि अगर इसी परसेंटेज के मुताबिक ये डिविडेंड भी देती रहे तो 5 साल के अंदर आप 100% अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको कैश कर सकते हैं, तो दिस इज़ गुड। उसके बाद इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात की जाए तो वो 6.1 है, तो थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन कीपिंग इन माइंड अदर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी ये एक्सेप्टेबल है। और इसकी प्राइस टू बुक रेशो 2.84 है, तो ये भी रीजनेबल रेशो की वैल्यू है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है उसको आप बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको ओवर प्राइस भी नहीं कह सकते, सो इट्स काइंड ऑफ अ फेयर वैल्यू। और 52 वीक्स की अगर इसके रेंज की बात की जाए तो 63 से 96.81, तो अभी जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट इसके 52 वीक्स के हाई पे है, लेकिन ये चूँकि अप ट्रेंड के अंदर है तो आप इसमें मज़ीद इसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से कोई ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर कोई डिप आती है। सेल्स की ग्रोथ अगर देखी जाए इसकी तो 2020 से 2021 तक इसने 20.69% ग्रोथ दिखाई है सेल्स के अंदर, तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर इतनी ग्रोथ इसको हम एक बहुत अच्छी ग्रोथ समझेंगे। और इसकी जो करंट रेशो है वो 0.96 है, ये थोड़ा सा आपके लिए एक अलार्मिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 1 से नीचे होने का मतलब ये है कि जो इसके जो करंट एसेट्स हैं और उसकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें जो फ़र्क है वो नज़र आ रहा है, यानी कि इसकी लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हैं कंपेयर टू करंट एसेट्स, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक के करीब ही है। और सेकेंडली जो कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं और इसकी जो पोटेंशियल है ग्रोथ का, उस लिहाज से देखा जाए तो ये कोई इतनी ज़्यादा परेशान कुन बात नहीं है। और डेट टू इक्विटी रेशो की बात की जाए तो वो 1.84 है, तो यहाँ पर ये भी अच्छी रेशो है इसकी, क्योंकि इट्स सिग्निफिकेंटली लेस देन 3। जो अगली कंपनी इस 10 बेस्ट स्टॉक्स इन द प्राइस फ्रॉम 30 to 100 है, उसमें निशात चूनिया लिमिटेड है, NCL, और ये टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में से है। इंटरलूप भी टेक्सटाइल सेक्टर में से थी, और ये एक और कंपनी है जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर। तो इसका जो कैपिटल है वो 12.6 बिलियन है, ये कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, लेकिन स्टिल एनीथिंग इन बिलियंस अबव 10 बिलियंस आर इवन अबव 5 बिलियन इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट कैपिटल। और इसकी जो करंट प्राइस है वो 52.31 है, और इसने जो डिविडेंड दिया है उसके हिसाब से अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 17.56 है, और इसका मतलब है कि इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो डिविडेंड है वो कंटिन्यूस है, यानी कि ऐसे नहीं है कि पिछले 1-2 साल में इसने दिया हो और बहुत पीछे अगर हिस्टोरिकली देखें तो ना दिया हो, बल्कि ये रेगुलरली आपको डिविडेंड दे रही है। जैसे पहले मैंने बात की थी कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, इसलिए डॉलर की जो प्राइस है उसकी वजह से बजाय इसको नुकसान होने के मोस्टली इनको फ़ायदा ही हो रहा होता है। और अगर इसकी जो वैल्यू के हिसाब से रेशोज़ हैं उनको देखा जाए तो पीई रेशो इसकी 1.40 है, उससे तो ये पता चलता है कि इसकी जो अर्निंग है उसके लिहाज से इसकी प्राइस बहुत ही अंडर वैल्यूड है, जबकि प्राइस टू बुक रेशो भी इसकी 0.59 है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो करंट प्राइस है वो अर्निंग के लिहाज से भी और बुक वैल्यू के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से ये अंडर वैल्यूड है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। जबकि 52 वीक्स की रेंज में देखा जाए तो 38 से 55, तो रेंज के हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट हाई के करीब है, लेकिन जो रेशोज़ हैं उसके लिहाज से ये हमें पता चल रहा है कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ का। और इसकी सेल्स अगर देखी जाए ग्रोथ 2020 से 21 तक जो इसकी सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो 38% है, 38.18। तो इंटरलूप के मुकाबले में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कम है, लेकिन ओवरऑल 38% एक बड़ा फिगर कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। और इसके करंट रेशो और डीई रेशो की बात की जाए तो वो दोनों भी हौसला अफजा हैं। करंट रेशो इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है एसेट्स, इसके करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटी से, जबकि डी रेशो 1.5 है, तो वो भी लेस देन 3 है, विच इज़ आल्सो गुड। जो नेक्स्ट कंपनी इस लिस्ट में है वो हबको, ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में से है, और इसका जो कैपिटल है वो 92.6 बिलियन है, जबकि इसकी जो करंट प्राइस है वो 71.36 है। जबकि ये कंपनी भी पावर सेक्टर में से अच्छे खासे डिविडेंड देने वाली कंपनीज में से है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 16.12 है। और इसकी जो रेशोज अगर हम देखें तो बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी जो अभी करंट प्राइस है वो तो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो अर्निंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो पीई रेशो वो 4.59 बन रही है,
जो कि बहुत कम तो नहीं है, लेकिन स्टिल आपको इसको आइडर फेयर वैल्यूड और स्लाइटली अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। जबकि 52 वीक्स की अगर रेंज की बात की जाए तो 65 से 83 तक, और अभी जो इसकी प्राइस 71 है, तो वो जो 52 वीक्स की लो है उससे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अभी भी जो 52 वीक्स का हाई है उससे काफ़ी कम है। लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आपको नज़र नहीं आ रही, सिर्फ 18 रुपये का फ़र्क है 52 वीक्स के लो और हाई में। तो इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, मे बी डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर, तो उस लिहाज से शायद ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र ना आए। जबकि सेल्स की अगर इसकी ग्रोथ की बात की जाए ईयर ऑन ईयर, तो वो इसकी 13.08% है। तो पावर सेक्टर के हिसाब से ये सेल्स ग्रोथ है इसकी ज़्यादा है या कम है, उसके लिए आपको पावर सेक्टर के ही दीगर जो स्टॉक्स हैं उसके साथ कंपेयर करके पता चल सकता है। तो स्टिल आई विल कंसिडर पॉजिटिव, क्योंकि 13% ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ कंसिडर की जाएगी। जबकि इसकी करंट रेशो 1.48 है, विच इज़ गुड। इसका मतलब एसेट्स इसके ज़्यादा हैं, करंट एसेट्स कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। जबकि डेट टू इक्विटी रेशो 1.5, सो ये भी इसकी मैं पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा। उसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, और ये आपकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के सेक्टर में से। और इसका जो कैपिटल है वो 370 बिलियन है, विच इज़ ह्यूज। आई थिंक मेरी जो लिस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जो कैपिटल है इसी कंपनी का होगा। और इसकी जो प्राइस है वो 86.04 एज ऑफ नाउ, जबकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 8.18 है। याद रखिए कि ये OGDCL और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा इन्होंने डाउनफॉल दिखाया है। तो अभी जो इनकी प्राइसेस हैं या जो अभी जिस पोजीशन पे खड़ी हैं, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल कंसीडर के ये आपकी फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से अगर आप इसको ले लेते हैं। जबकि इसकी जो अर्निंग और बुक वैल्यू के हिसाब से रेशोज़ को देखा जाए, तो इसकी जो बुक वैल्यू के हिसाब से 0.45 प्राइस टू बुक रेशो है। इसका मतलब ये हुआ कि बुक वैल्यू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कम कीमत पे अभी आपको मिल रहा है। जबकि पीई रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 4.04, तो वो भी प्राइस इसकी जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इनके प्राइस मल्टीपल ओनली 4 है। जबकि 52 वीक्स की रेंज में 78 से 103, तो उस लिहाज से भी अभी जो इसकी प्राइस है वो 52 वीक्स की रेंज के हिसाब से भी आपको काफ़ी बीच में क्वेश्चन दे रही है। यानी कि अगर उतनी भी जाए तो अभी 86 पे आप लेते हैं तो स्टिल ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ का आपको फ़ायदा हो सकता है। जबकि इसकी सेल्स ग्रोथ है ये एक नेगेटिव फैक्टर है, 2020 से 2021 तक -2.35, यानी कि इसकी सेल्स जो है कम हुई हैं। अब इसकी एनुअल रिपोर्ट्स और बाकी इसकी जो भी न्यूज़ वगैरह है वो आपको देखनी पड़ेंगी, इसकी रीजंस क्या हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो कम क्यों हुई है। लेकिन ओवरऑल इतने अच्छे कैपिटल के साथ फंडामेंटल जिसके स्ट्रांग हो, उसमें आई थिंक अगर वक्ती तौर पे ग्रोथ में कोई कमी भी आती है तो फ्यूचर में उसको ईजिली वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी करंट रेशो 6.6 है। इसका मतलब है इसके करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू इस करंट लाइबिलिटीज़। तो ये करंट रेशो के हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी कंपनीज मेरी इस लिस्ट में थी उसमें ये सबसे बेहतर है। तो इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी होता है कि इसका मतलब है कि इसके पास करंट रेशो में अगर एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो कम है, तो इसका मतलब है कि इसके पास बहुत सारा कैश ऐसी पड़ी हुई है, या मे भी इसके पास रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मोस्टली ऐसे होता है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिसीवेबल्स पेंडिंग होते हैं, तो रिसीवेबल्स जब मिल जाते हैं तो उसके बाद उसको वो बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा पड़ी है लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही, तो इसको भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कंपनी अपनी जो वर्थ है या जो अपने उसके पास कैश है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही। इसकी डेट टू इक्विटी रेशो की बात की जाए तो वो 0.23 बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो इसकी जो इक्विटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द डेट्स। जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में से है, कैपको कोटादू पावर कंपनी। तो इस कंपनी का जो कैपिटल है वो 27.7 बिलियन है। इस कंपनी ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और बहुत इसने ये नीचे भी आई है, लेकिन स्टिल एक छोटी सी प्राइस के अंदर अराउंड 30 यानी 31.42 प्राइस में आपको ये एक ऐसी कंपनी है जो कि रेगुलरली डिविडेंड भी दे रही होती है और इसमें ग्रोथ का भी मार्जिन मौजूद है। इसके जो डिविडेंड यील्ड है वो आप देखें तो 38.64, विच इज़ ह्यूज। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 2-2.5 साल में तो इसको जो आप शेयर्स खरीदते हैं उसकी प्राइस तो डिविडेंड की मद में ही कवर हो जाती है। इस चीज़ को फर्ज करते हुए कि ये इसी रेशो के हिसाब से आपको डिविडेंड अगर देती रहे। जबकि इसकी रेशोज़ देखें तो बुक वैल्यू और अर्निंग के हिसाब से जो रेशोज़ हैं वो भी हौसला अफजा हैं। खासतौर पे बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो प्राइस टू बुक रेशो इसकी 0.41 है। इसका मतलब है कि इसकी जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से भी कम है। जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 6.39 है। तो उस लिहाज से देखें तो इसकी अर्निंग इसका मतलब है बहुत कम है,
यानी कि इतनी थोड़ी सी प्राइस 31 और फिर भी अगर इसकी अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशो 6.39 है तो इसका मतलब है कि इसकी जो ईपीएस है वो सिग्निफिकेंटली कम है। जबकि इसकी 52 वीक्स की रेंज की बात की जाए तो 26 से 47 तक, तो अभी ऑलमोस्ट 52 वीक्स के लो से थोड़ा सा ऊपर है। और सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो वो एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर आपको नजर आ रहा है कि 2020 से 2021 तक इनकी सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 30% कम हुई है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको आपको थोड़ा सा इसके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में से देखना पड़ेगा कि इसकी जो सेल्स हैं वो कम क्यों हुई। तो मोस्टली चूंकि ये पावर सेक्टर है तो ये पावर जनरेट करके गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सिचुएशन इनको इसमें इनकी जो सेल्स है वो कम हुई होंगी। लेकिन अगेन इनकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि इसकी सेल्स कम क्यों हुई है। और थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली भी देखना होगा कि उस क्वार्टरली इसकी जो सेल्स हैं वो अब क्या उनका क्या ट्रेंड चल रहा है और उससे पिछले सालों में इसका ट्रेंड क्या था, तभी आप बेहतर तौर पर डिसाइड कर सकते हैं। इसकी करंट रेशो 2.11 है और इसकी डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.9 है। इन दोनों रेशो से ये पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली इनके रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे OGDCL की करंट रेशो 6+ थी, इसका मतलब उसके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट की तरफ से पेएबल थे, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको पे करने, जबकि यहाँ पर भी करंट रेशो ज़्यादा, उनका मतलब है कि या तो इनके पास कैश बहुत ज़्यादा पड़ा है या उनको जो एक साल के अंदर रिसीवेबल वापस मिलने हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली रिसीवेबल्स ही होंगे जो इन्होंने लेने होंगे। जबकि डेट टू इक्विटी में भी 0.95, इसका मतलब है इनकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो डेट से ज़्यादा है। जो नेक्स्ट कंपनी में डिस्कस करूंगा वो है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। ये भी फर्टिलाइजर सेक्टर में से है। तो इन 10 कंपनी में ईफर्ट और फातिमा, ये दो ऐसी कंपनी जो फर्टिलाइजर सेक्टर में से, और पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर का स्कोप हमेशा ज़्यादा ही होता है। और इसका जो कैपिटल है वो भी अच्छा खासा 87.1 बिलियन, जबकि प्राइस 41.49। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 9.72 है, विच इज़ आल्सो गुड। एनीथिंग अबव 5 इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड, प्रोवाइडेड कि वो करंट कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही हो कंपनी, तो इसको मैं अच्छा डिविडेंड कहूँगा। जबकि इसकी रेशोज आप देखें तो बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो कम है, लेस देन 1 इसकी प्राइस टू बुक रेशो है, जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.71 है। वो भी कोई इसका मतलब प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि 52 वीक्स की रेंज में देखें तो 25 से लेकर 44 तक, और अभी जो 41 है, इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 52 वीक्स की रेंज 52 वीक्स की जो हाई है उसके करीब करीब। जबकि इसकी सेल्स ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिव है, 57.84% इन ईयर ऑन ईयर 2022-2021। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर है 57.84%। जबकि इसकी करंट रेशो 1.32 विच इज़ गुड, इसका मतलब है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है। जबकि डेट टू इक्विटी रेशो इज लेस देन 0, विच मीन्स कि इसकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है उससे इसके डेट्स जो हैं वो कम है। सो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी एज वेल। जो आखिरी कंपनी इस लिस्ट में है वो है गनी ग्लास लिमिटेड, GHGL, और ये गनी ग्रुप की कंपनी है और इसका जो कैपिटल है वो 36.1 बिलियन है, जबकि इसकी जो करंट प्राइस है वो 43 है। और ये भी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 12.63 है, विच इज़ गुड। जबकि इसके रेशोज़ की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है कंपेयर टू इट्स अर्निंग वो ज़्यादा नज़र आ रही है, 8.35, जबकि प्राइस टू बुक रेशो भी 2 है। तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं इन रेशोज़ की बेस पे कि इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन 52 वीक्स की रेंज में देखा जाए तो 39 से 55, इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली पिछले एक साल में ये उस प्राइस रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करती रही है जो कि इसकी रेशोज़ के हिसाब से ज़्यादा ही प्राइस है। लेकिन अगर उस प्राइस को मेंटेन करती है और इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें बाकी भी, और इस सेक्टर के दीगर शेयर्स के साथ कंपेयर करें तो उसकी बेस पे आप बेहतर तौर पे फिर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जो इसके रेशोज़ हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है। उसके बाद इसके सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो इसकी सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.59% है, विच इज़ वेरी गुड। जबकि इसकी करंट रेशो इज़ 1.43, विच इज़ आल्सो गुड, यानी एसेट्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू द करंट लायबिलिटीज़। जबकि डेट टू इक्विटी रेशो में भी देखा जाए तो ये लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि इसकी जो डेट्स हैं कंपेयर टू शेयर होल्डर इक्विटी वो खासे कम है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सकूं। तो ये जो मेरी भी रिसर्च है, जो मेरी एनालिसिस है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो अगेन आई वुड से कि आप अपनी रिसर्च भी करें और उसकी बेस पे डिसाइड करें। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और मज़ीद कोई भी आपकी सजेशंस हैं वीडियोज़ के हवाले से तो वो भी आप शेयर कीजिएगा।
और इस चैनल, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।